गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो आओ आगे क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने डायमेंशन जो है वो कर लिया था, है ना। आज हम लोग जो है थोड़ा एरर्स वगैरह, सिग्निफिकेंट डिजिट वगैरह ये सब देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो निपटा ही देते हैं। मुझे लिखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड मेथड ऑफ राउंड ऑफ। एक छोटा सा टॉपिक है, पहले यहीं से शुरुआत कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट कैसे करते हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सब सब देखेंगे, हम लोग सीखेंगे। तो आओ पहले बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कैसे करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट्स करने के कुछ रूल्स होते हैं ना। रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, फिर कुछ भी नहीं है, बड़े आसानी से आप काम कर सकते हो। तो आओ शुरुआत करते हैं हम लोग। तो नंबर वन रूल, रूल करके लिखते जाना। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है। जैसे 1 2 3 9 1। अगर आपसे कोई पूछे बताओ कि यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, तो इस नंबर के लिए इसका भी इम्पोर्टेंस है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 5। तो रूल नंबर वन याद होना चाहिए आपको कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। पहला काम तो यही हो गया। आओ चलो दूसरे तरफ बढ़े हम लोग। दूसरा रूल, इफ ए नंबर if a number contains decimal, if a number contains decimal, then all the trailing zeros are significant। जैसे 1.00, तो ये जितने भी ट्रेलिंग जीरोज हैं दे विल बी सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये तो है ही है, और ये दोनों भी सिग्निफिकेंट फिगर है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3। ठीक है। If a number contains decimal, then all the trailing zeros are significant। ये रूल नंबर 2। आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
if a number is less than 1, if a number is less than 1, अरे लड़की इसलिए बोलते ना पहले भेजा कर। चल अभी बताता हूँ, वैसे पहले भेज देती बता देते। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, रुक जा, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक करा दूँ। देखो, ऐसे छोटे छोटे डाउट ना ग्रुप में भेज दिया करो, ये कभी भी मेरा जब मन किया मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। देखो इधर, इफ ए नंबर इज लेस देन 1, लिखते जाओ जरा फटाफट। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, then all zeros to the right of decimal point, all zeros to the right of decimal point and to left of non-zero digit and to left of non-zero digit are always insignificant. If a number is less than 1, then all zeros to the right of decimal point हाँ हाँ, ये केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा प्रभु जी। अभी इसमें हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, चिंता ना कर। सुन, पहले जो हम बोल रहे, हम लिखने दे क्या बोले हम। इफ ए नंबर इज लेस देन 1, देन ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट and to the left of non-zero digit are always insignificant. डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे दे विल बी इनसिग्निफिकेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसको देखो, 0.00234। तो मैंने क्या बोला, डेसिमल के पहले तो देखना है कि नंबर शुड बी लेस देन 1। अगर नंबर एक से छोटा है तब की बात कर रहे हैं हम। तो डेसिमल के राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस आएंगे दे विल बी इनसिग्निफिकेंट। तो ये तो इनसिग्निफिकेंट है ही है, और ये तो वैसे भी इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे यहाँ पे सिर्फ 3। अब इसमें ना बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है सर एक बात बताओ, 0.02340 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे यहाँ पे? कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि ये सब तो इनसिग्निफिकेंट है। अब डिस्कशन का मुद्दा है कि ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो ये सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा इसको समझाना नहीं, प्रभु 7 कहाँ से ले आए? अरे ये तो अभी जस्ट रूल लिखवा है ना कि इफ ए नंबर इज लेस देन 1, तो डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे दे विल बी इनसिग्निफिकेंट। हटा दिए। अब रहता है कि जो डाउट, ये तो खैर तीनों सिग्निफिकेंट है ही है। अब आता है कि ये दोनों सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो अभी हम समझाए हैं कि इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 2, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 5।
तो बोलो क्लियर है क्या बात? अपना रूल बिल्कुल नहीं लगाने का है, जो रूल हम बताएं वही लगाने का है। अपना रूल लगाओगे उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाएगा। और सुनो, रूल नंबर 4। भाई आज ना, आज की क्लास में सब बगल में पानी का बोतल लेके बैठना। आज ऐसी ऐसी बातें हम लोग करेंगे कि तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है आज, तो बड़ा अजीब लगेगा। थोड़ा ध्यान रखना। चलो देखो, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, नीचे लिखो, इफ ए नंबर इज विदाउट डेसिमल, if a number is without decimal, then all the trailing zeros are insignificant. If a number is without decimal, then all the trailing zeros are insignificant. जैसे ये है, 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ, सिर्फ एक। मैंने बोला नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखो दिख रहा है? ठीक है। नेक्स्ट रूल, बट trailing zeros will be significant, but trailing zeros will be significant if they belongs to measurement. Trailing zeros will be significant if they belongs to measurement. जैसे 100 मीटर। तो अब जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, मतलब अब यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएगा। बोलो क्लियर है क्या? प्योर नंबर ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट, मेजरमेंट ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट। ठीक है, चलो और थोड़ा आगे बढ़ते आ जाओ। ये हो गया ना? और हाँ, एक और लिख लो। अगला वाला जो है ना, आपका दिमाग अभी हिलाने डुलाने वाला है, थोड़ा सावधान रहना। मुझे लिखो, ए चेंज ऑफ यूनिट नेवर चेंजेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। A change of unit never changes number of significant figures। यानी यूनिट बदलने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। ये बड़ा खतरनाक बात है। कैसे? जरा ध्यान से देखो, अभी तुम्हें बड़ा अजीब लगने वाला है।
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बताओ सही है गलत? बताओ बताओ बताओ। ये सही था, आज से गलत हो गया है। परेशान। अरे बेटा, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और अभी मैंने बताया कि चेंज ऑफ यूनिट नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये तो गलत हो गया। पहले ये बात समझ में आया कि ये क्यों गलत है। आप पहले लिखते थे वो एक अलग बात है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये गलत है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है हम बताते हैं, रुक जाओ। अगर हम ऐसा लिखे देखो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। सही है गलत? फिर सही। अरे अभी बताया ना तुम लोगों को, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। तो ये दोनों सही कैसे हो सकता है? अभी तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल समझाया है। ए चेंज ऑफ यूनिट नेवर चेंजेस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैसे बदल गया नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कैसे हो गए फिर? अरे 1 मिनट, आपने तो, हाँ क्या बोले, बोल बोल बोल। हाँ बोल बोल, आज तो तुम लोग इसलिए बोले पानी का बोतल लेके बैठो अपने पास। प्रभु जी, मैंने क्या बताया था? अगर नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन मेजरमेंट है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चार तो रूल है। पहला रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दे आर सिग्निफिकेंट। हाँ, नहीं चार है ना बेटा। अरे छह क्या है? ओ, रूल्स की बात कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको। चलो ठीक है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ, अभी अभी और रूल है, 1 मिनट रुक जाओ। अभी मैंने आपको समझाया है कि ये गलत है। उसको सही कैसे करेंगे ना, वो मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है ना? उसका भी टेक्निक है, वो अभी हम आपको समझाते हैं सही कैसे करेंगे। लीजिए लिखो। इसके लिए पहले एक और रूल समझाना होगा, लिख लो जरा। whenever a number is written in the form, whenever a number is written in the form x into 10 raised to the power y,
x into 10 raised to the power y, then while counting significant figures, we have to focus only on x. जब कभी भी नंबर इस फॉर्म में रिटर्न हो तो आपको 10 पावर y जो है उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है x के ऊपर। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए 1.00 into 10 number of significant figures, तो मैंने बताया कि आपको सिर्फ इसका टेंशन लेना है, इसका टेंशन मत लो आप। तो 1.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा बताओ? 3। अब इस रूल में दोबारा आ जाओ, इस वाले में। तो अब तुम कह रहे हो कि सर एक बात बताओ, जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गलत है तो इसको लिखेंगे कैसे ये तो बताओ। तो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका ऐसा है, आप इसको लिखोगे, देखो तो ऐसा लिखे, ऐसा लिखना सही रहेगा? बताओ। रीजन वही है, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ दो हो गए। अब आपको समझ में आ गया है कि इसको लिखना कैसे है। तो 1 मीटर को अगर हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है तो प्रॉपर वे क्या होना चाहिए बताओ जरा। अब आप जान चुके हो कि प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, आप लिख दोगे मुझे पता है, लिख के बताओ। हाँ जी बोलो। नहीं, 1 into 10 raised to the power वाई, वाई क्या है? हाँ, ऐसा लिख। तो ये सही माना जाएगा, इसलिए मैंने बोला आज पानी का बॉटल लेके बैठना, आज सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। यानी 1 मीटर को लिखने का जो करेक्ट तरीका है वो ये है। बाकी आप किसी भी तरीके से लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। जैसे अगर कोई कहता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो वो गलत है। अगर कोई कहता है 1.0 into 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर तो गलत है। 1.00 into 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर कहता है तो ये सब भी गलत है। आज तक जो था सो था, आज से ध्यान रखो। तो अब हमारे पास कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर के सब रूल आ गए हैं। मन में एक बार हम फटाफट बोल देते हैं, सुन लो आप भी एक बार रिवाइज कर लो।
पहला मैंने बताया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे दे आर ऑल सिग्निफिकेंट, पहला रूल था। सेकेंड रूल मैंने आपको बताया कि अगर नंबर में डेसिमल है, इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है, नंबर में डेसिमल है चाहे वो जीरो से बड़ा हो छोटा हो हमको उससे मतलब नहीं है। इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल देन ट्रेलिंग जीरोस विल बी सिग्निफिकेंट। फिर मैंने बताया कि इफ ए नंबर इज लेस देन वन देन डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरोस होंगे दे आर ऑल इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। फिर मैंने बताया कि अगर कोई नंबर x इंटू टेन टू द पावर वाई के फॉर्म में है तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते वक्त टेन टू द पावर वाई का टेंशन नहीं लेना है। और फिर मैंने आपको बताया कि चेंज ऑफ यूनिट नेवर चेंजेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक बात बताया कि नंबर अगर है और डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस इनसिग्निफिकेंट होंगे, अगर मेजरमेंट है तो ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट होंगे। काम करते हैं, चार पांच ना क्वेश्चन फटा। भाई थ्योरी में किसी को कोई डाउट हो? क्या कह रही है सर, अगर जीरो जीरो वन हुआ तो? वैसे एक बात बताइए, सामू पूछ रही है सर जीरो जीरो वन में कितने सिग्निफिकेंट फिंगर होंगे, क्या लगता है तुम लोगों को, बताओ चलो। अरे क्लियर है ना बेटा? चलो आओ थोड़ा सा अब इसकी कहानी को कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ। ज्यादा नहीं खड़ा कर, वैसे बहुत डिटेल में इसमें जाना होता नहीं है। आओ कुछ क्वेश्चन लिखवा देते हैं। 1.00230 बताओ। 0.0130। 2009। 010। 0 पॉइंट ना 3.46 इंटू टेन टू द पावर 4। 1000 मीटर। फाइंड कर लो। हम नंबरिंग कर देते हैं ना, थोड़ा लिखने में आपको आसानी होगा। वैसे आप एक काम करो, एक रूल और ऐड कर लो उसमें। ऑल जीरोस occurring between two non-zero digits are always significant. All zeros occurring between two non-zero digits are always significant. जैसे 2009, तो 2009 में दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितना भी जीरो आ रहा है वो सिग्निफिकेंट होगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, 2010 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे?
हाँ देख लो फटाफट, सब देख लो। अरे रिधिमा जल्दी बता। नहीं, बाकी जो क्वेश्चन दिए हो गए क्या सबसे? किसी को के कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भाई। तो देख, मैंने क्या बोला था वो रूल, उस रूल में मैंने बताया था डेसिमल के राइट में, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में। लेकिन मैंने साथ में ये भी तो बोला था, इफ ए नंबर इज लेस देन वन, तो ये वन से छोटा तो है नहीं। और फिर मैंने ये भी बोला था, इफ ए नंबर कंटेन्स डेसिमल देन ऑल द ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। यानी वन और टू के बीच में दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, और लास्ट वाले दोनों डिजिट भी सिग्निफिकेंट होंगे। देख, सबका अपने पास रूल है ना, रूल पे अपने को फोकस करना है। अगर बोलो ये क्लियर हो, मेथड ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हो, तो हम आगे बढ़े। चलो आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो, मेथड ऑफ राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? मेथड ऑफ राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने का तरीका बड़ा सिंपल है, तो लिखवाएंगे नहीं, बस सुना देते हैं, सुन लो। देखो इधर, जैसे मान लो 0.3456 है। आपको बोला गया कि भाई हमको ना इस नंबर को 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने का है। ठीक है, हमको इस नंबर को 3 डिजिट में राउंड ऑफ करने का है। यानी हमारा डाउटफुल जो डिजिट है वो ये है, क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते, इसको बदल नहीं सकते, नहीं बदलना इसी को है। अगर बोला होता नहीं 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, तो डाउटफुल डिजिट ये होता। तो खैर अभी हम रहते हैं कि मान लो कि हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब रूल सुन लो, छोटा सा है तो क्या लिखवाएं। आपको जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, आप उसके आगे वाले डिजिट को देखें। आपको जिस जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, आप उसके आगे वाले डिजिट को देखें। अगर वो 5 से ज़्यादा है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2.347 है मान लो, और हमको 4 को राउंड ऑफ करना है, तो रूल कहता है कि जिसको राउंड ऑफ करना है आप देखें, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाले डिजिट को देखें। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो इसको वन अमाउंट से बढ़ा दें, और ये अगर 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही छोड़ दें। फिर से कह रहे सुनो, आपको जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाले डिजिट को देखो। अगर वो 5 से ज़्यादा है तो डाउटफुल डिजिट को वन अमाउंट से बढ़ा दो।
अगर डाउटफुल डिजिट के नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो उसको वैसे ही छोड़ दो। अब सवाल ये आता है कि भैया अगर एग्जैक्टली 5 हो गया तो, जैसे ये 2.345 आ गया मान लो, या फिर आ गया 2.375 आ गया, आपको बोला यहाँ राउंड ऑफ करो। तरीका ध्यान से सुनो, जिसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट वाला डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 हो तो दोबारा डाउटफुल डिजिट को देखें, अगर वो इवन है तो उसको वैसे ही छोड़ दें, अगर वो ऑड है तो वन अमाउंट से बढ़ा दें। कुल मिला के 4 रूल है, फटाफट बोलते हैं सुनो। डाउटफुल डिजिट के नेक्स्ट वाले डिजिट को देखो, डाउटफुल डिजिट के नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो डाउटफुल डिजिट को वन अमाउंट से बढ़ा दो। जैसे इसको अगर हम 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 2.35। कुछ लोग कहता है सर 7 को हटाया है, 0 लिख दो ना। नहीं लिखना है, आपको प्रॉब्लम में बोला था कि इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, अगर आप 0 लगाओगे तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 आ जाएगा, तो 0 नहीं लगाना है। फिर मैंने क्या बोला, यहाँ देखो, 2.343 है, मान लो आपको इसको राउंड ऑफ करना है, आप इसके आगे वाले डिजिट को देखें, ये 5 से कम है, तो क्या करोगे? मैंने बोला उसको वैसे ही छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा ये। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके आगे वाला डिजिट अगर एग्जैक्टली 5 है तो दोबारा डाउटफुल डिजिट को देखो, अगर वो इवन है तो वैसे ही छोड़ दो, अगर वो ऑड है तो वन अमाउंट से बढ़ा दो। आंसर ये। अरे चारों रूल क्लियर हैं क्या सबको? हाँ बेटा बोलो। तो 4 रूल अपने को क्लियर है, मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं सबको। अरे अभी क्लियर है तेरा? ठीक, आओ कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके ऊपर। आज छोटे छोटे हल्के फुल्के टॉपिक्स हैं। 7, चलो 7 पॉइंट इतना, 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो,
चलो कर लो फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। आ गया क्या सबका? अरे फटाफट राउंड ऑफ करो। भी नहीं है इसमें। समझ गए ना? ठीक है चलो। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे लिखो। कैलकुलेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स, या ऐसे लिखो कैलकुलेशन विथ नंबर्स, ऐसा कर लो। नंबर्स के साथ कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसमें अपने को चार केस लेना है, एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन, एक बार मल्टीप्लिकेशन, एक बार डिवीजन। ठीक है। तो आओ पहले बताते हैं, नीचे लिखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए लिखो 160.45 160.45 प्लस 6.732 6.732 प्लस 4.3। ठीक है। तो हमने क्या किया है, हम कह रहे हैं 160.45 प्लस, और क्या था, 6.732 प्लस 4.3। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तरीका एक ही होता है। आप इन नंबर्स को ऐसे लिखें
कि सभी का डेसिमल एक लाइन में आ जाए, जैसे ये। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखा गया है, यहाँ पे डेसिमल के 3 और यहाँ पे डेसिमल के 1। तो आपको इन तीनों को रेगुलराइज करना होगा 1 के फॉर्म में। मतलब आपको सारे नंबर को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल के बाद एक डिजिट वाले फॉर्म में। मतलब यहाँ पे 4 को राउंड ऑफ करना होगा। तो अगर आप 4 को राउंड ऑफ करोगे और आगे डिजिट 5 है, यानी 160.45 को अगर हम 4 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4। वैसे ही इसको भी अगर हमको एक डिजिट में राउंड ऑफ करना है तो इसके आगे वाले डिजिट को देखो तो छोटा ही है ये बनेगा 6.7, और वो तो एक डिजिट में है ही है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली ऐड कर देना है, आपका काम बन जाएगा। कितना आएगा देखो, कितना आ गया क्या देखो। बोलो, यही आ रहा है क्या? जितने भी नंबर दिए जाएं सबका डेसिमल को एक लाइन में लिखो, और डेसिमल के मिनिमम प्लेस वाला जो हो सबको उसके अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ करो, और फिर सबको ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो, जो भी करना है। अरे बताओ, क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और लिख के बताओ मुझे। 45.621 45.621 प्लस 4.3 माइनस 6.43, बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे बुक में क्या करता है कि पहले सिंपली ऐड कर देता है और फिर राउंड ऑफ करता है, तो वो गलत है। आपको पहले राउंड ऑफ करना है फिर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, आओ एक दो और करा देते हैं। 0.374, 140.33, 72.17,
6.6 सबको ऐड करो। सबको ऐड करो। जो तरीका बताया उसको फॉलो करो और ऐड करो। हाँ जी बताओ। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले और करे या समझ गए हो? अरे प्रभु जी तेरा आंसर नहीं आया क्या? प्रभु जी तेजस। आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होता है। आओ समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर साल ही, आईआईटी में भी और मेडिकल में भी। आओ समझाते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो कि आपको ना ए बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, या फिर आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से डिवाइड करना है, या फिर आपको ऐसा कुछ करना है, मतलब कुछ भी करना हो, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, जो मर्जी है आप करते रहो। तो जब भी ऐसा केस आता है तो इसमें तरीका ध्यान रखना है आपको। आपको इसके सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं, इसके काउंट करने हैं, इसके काउंट करने हैं, इसके इसके सब में यही काम करना है आपको। और करने के बाद पहले कोई राउंड ऑफ नहीं होगा, पहले सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2.34 इंटू 3.1। अब ये जो आएगा आएगा मुझे नहीं मालूम, आप मल्टीप्लाई करते रहना, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि आंसर में सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2। तो आंसर मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड है, ये बात डिवीजन में भी वैलिड है। बोलो क्लियर है क्या बात? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में अपने को देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर ही आंसर में आएगा। पहले कोई राउंड ऑफ नहीं करना है, लास्ट में जाके राउंड ऑफ करना है। जैसे मान लो आप इसी को, चलो इसी को कर लो ना। 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 3.1। तो छोटे छोटे दो चार दाव पेच है, वो भी हम समझा देंगे आपको, जिसमें बच्चा नॉर्मली फंसता है।
2.34 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 क्या आएगा बताओ। पहले अच्छे से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। क्या आ रहा है बताओ। अभी बोल रही है 7.2, बाकी सब 7.3। भाई मल्टीप्लिकेशन तो ढंग से करना होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन जब आप कर रहे हो तो क्या आया जरा चेक कर लेते हैं, रुको हम भी। 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, तो ये आ रहा है 7.254। तो 7.2 ही आएगा। तो 7.254 आ रहा है, तो फिर 3 क्यों कर रहे हो उसको। मैंने क्या बोला था। हाँ मैंने क्या बोला था। नहीं, मल्टीप्लाई करने से पहले ये आ रहा है ना, देख लो 7.254 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिधिमा जी, जो तेरा डाउटफुल डिजिट जो है वो है 2। 2 के नेक्स्ट वाला है 5। 2 ऑलरेडी इवन है तो क्यों बढ़ा रही है। अरे बाकी बच्चे मेरी बात समझ गए क्या। तेजस, ठीक करो फिर। चलो एक और देते हैं, इस बार मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 3.0 एंड 800.0। देखते हैं कौन लिख पाता है अच्छे से। इस बार तो कैलकुलेशन भी एकदम आसान दे दिए हैं। 3.0 मल्टीप्लाइड बाई 800.0। देखते हैं कौन अच्छे से लिख पाएगा। बोलो बोलो बेटा बोलो। टू पॉइंट थ्री, हाँ इसने ख्याल तो रखा है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट का तो ख्याल रखा है, मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखा है कि नहीं। हाँ छवि बेटा देख रहे हैं, रुक जा। तेजस, रिधिमा, जल्दी जल्दी आंसर बेटा। और एक आंसर आ जाना तो फिर बताता हूँ सही गलत कौन सा है। जल्दी, इतना टाइम लगने का नहीं है।
सबका यही आ रहा है, इसका मतलब सही है। सिग्निफिकेंट डिजिट का ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे आता है, देखो। और बच्चे कैसे पागल हो जाते हैं, बच्चों को लगता है अरे आए एग्जाम वाला हमारे साथ मजाक कर रहा है। मजाक नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा मजाक बना रहा है। एग्जाम में कैसे आएगा, देखो लिखो। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है हमको। लेंथ की वैल्यू है 4.56, और जो ब्रेड्थ है वो है 2.3। फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये कोई बोल के नहीं आएगा कि भैया सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है। ट्राई करो। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड दिया हुआ है, एरिया बताइए। जल्दी जल्दी। हाँ जी बताओ। रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, एरिया चाहिए। हाँ जी, क्या आ रहा है देखो। मैंने क्या दिया था आपको, नहीं मैंने तो, लेकिन लेंथ क्या दिए थे हम, बताना एक बार मुझे, लेंथ और ब्रेड्थ। तो गड़बड़ है ना। जब 4.56 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है और 2.3 में दो, तो आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपके तो तीन तीन आ रहे हैं।
4.56 और 2.3। देखो 4.56 इंटू 0.3, तो क्या होना था ये? आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है मुझे बता दो जरा। हम मल्टीप्लाई नहीं करने जा रहे। 4.56 को 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 10। भाई कैलकुलेटर यूज ना करें। हाँ, एग्जाम में कोई कैलकुलेटर नहीं देगा आपको। अब आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो ये हमारा है वो डाउटफुल डिजिट। समझ में आ रहा है? तो आंसर आ जाएगा 10। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम बोलोगे सर आंसर 10 में तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ, नहीं करते हो तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे मालूम है प्रभु जी बोलेंगे कि प्रभु सर इस 10 में तो सिग्निफिकेंट फिगर एक है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अरे मेरे काका, ये सही मायने में स्क्वायर यूनिट्स है, ये मेजरमेंट है। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर एक नहीं दो है। तो आप चाहो तो इसको ऐसा लिख लो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी, सॉरी, मतलब ऐसा लिख लो। अरे क्लियर है क्या बात मेरा? रिधिमा जी, तेजस बेटा क्लियर है बात? तेजस, चलो एक डिवीजन, डिवीजन में भी यही बात चलता है, एक करा देते हैं, आ जाओ। चलिए लिखो 2.000, 2.000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴, 2.000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10⁻³ चलो, सिग्निफिकेंट डिजिट का एकदम ख्याल रखते हुए आंसर निकालो। क्या? हाँ, ये लिख लो बेटा, 2.000 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई 6.0 इंटू 10⁻³ चलो फाइंड करो। 3.3 इंटू और, हाँ ठीक है, ठीक है बिल्कुल। बाकी बच्चे बेटा फटाफट।
चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताओ मुझे। 33 इंटू, लेकिन रिधिमा अगर ऐसा लिख रही है बेटा तो लिखना पड़ेगा कि स्क्वायर यूनिट्स। नहीं, मैंने क्या किया है? हाँ, मैंने डिवाइड करने को दिया था ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ठीक है ठीक। 0.3, लेकिन गड़बड़ हो गया प्रभु जी। 0.3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ भैया, ये बहुत खतरनाक चीज है। जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। हाँ ठीक है, आ जाओ थोड़ा। लेकिन एक बात बताओ, ये कुछ पावर में गड़बड़ लग रहा है क्या मुझे? पावर में गड़बड़ किए हो तुम लोग। हाँ रिधिमा, गड़बड़ किए देख। 33 इंटू 10 to the power 5 आएगा, देख जरा। नहीं, 33 तो आएगा, लेकिन 10 का पावर गड़बड़ है ना, देख। हाँ देखो, पता है, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया कि एक क्यूब का साइड इतना है, वॉल्यूम बताओ। बच्चे आपस में हंस रहे थे, बोले आईआईटी वाला पागल हो गया है। अरे पागल वो नहीं हुआ, पागल बच्चों को बना रहा है। उस बच्चे ने क्या किया? साइड लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई किया, पहला आंसर दिया हुआ था, टिक लगाया, खुश हो गया। अरे आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कौन एग्जाम में देगा आपको। ये सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है, ये अंडरस्टूड होता है। ये कर लो, तुम्हें भी करवा देते हैं। साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज, साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब इज 1.7 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। एक क्यूब का साइड लेंथ दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालो। चलो फटाफट एकदम।
हाँ सॉरी, हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम में आएगा जब ये कि 1.7 मीटर साइड लेंथ है, वॉल्यूम निकालो, वो पहला ऑप्शन में इसी को डाल देगा 4.913। बच्चा जो है मल्टीप्लाई किया, देखा पहला ऑप्शन मिल गया, मन खुश। बच्चा बोला यार आज तो मेहनत मेरा पूरा सफल हो गया। अरे सफल थोड़े हुआ, असफल हो गया उल्टा। ध्यान रखिए कि एग्जाम में कभी भी कोई मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्या मल्टीप्लिकेशन तुम्हारे सिलेबस में है क्या? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलेगा आपको, ये समझना है, हम बार बार बोल रहे हैं। आओ चलो पहले एक और करवा देता हूँ सिंपल वाला, और फिर अच्छे वाला करवाऊंगा, दो तीन क्वेश्चन अच्छे वाले हैं, ट्रिकी वाले, वो समझा देते हैं। जैसे एक बॉडी का मास दे रखा है अपने को 7.367 kg, और बॉडी की वेलोसिटी जो है वो है 2.6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बॉडी का मोमेंटम जरा बताइए। अब ये अंडरस्टूड है कि मोमेंटम है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है ये। हाँ जी बताइए। अब जैसे कह रहा है, नहीं नहीं बेटा गड़बड़ है। देख, आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई चार लिख रहा है, कोई तीन लिख रहा है, छवि क्या हो रहा है ये? अभी समझाया ना कि आप मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नहीं खेल रहे हो, आप सिग्निफिकेंट डिजिट सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। सबसे पहला बात हमको ये ख्याल रखना है कि आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बार तो केवल यही देखने से ही आंसर आ जाता है। नहीं तो गलती करोगे ना, ए ऑप्शन में तुम जो निकाले हो वही दिया होगा। हाँ थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है। अब आओ कुछ अच्छे वाले समझाता हूँ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्या है अच्छे वाले, ध्यान से सुनना जरा। आएगा, ये एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस मान लो है 2.8 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। बोला इसका एरिया निकालो, अच्छा बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर।
हम इसको लिखेंगे ऐसा, पाई को हम लिखेंगे, वैसे तो हमें मालूम है पाई की वैल्यू होती है 3.14, वैसे 3.14 ये होती है कि आगे भी कुछ होता है? इसका मतलब है कि पाई कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो, अब करना क्या है, आर की वैल्यू है 2.8 और इसकी वैल्यू है 2.8। यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, यहाँ पे दो, यहाँ पे इनफाइनाइट, देन आंसर मस्ट कंटेन्स कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? दो। हाँ, चलो अब आपको इसको मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ेगा, करो और बताओ मुझे क्या आएगा। तो यहाँ से लर्निंग जो है वो है पाई कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। बताओ बताओ। वैल्यू आ रही है 2.4, ये तो बहुत छोटा आ रहा है, काफी ज्यादा आएगा प्रभु जी। चौबीस? 24 आ तो सकता है वैसे। हाँ देख लो। एंड आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ख्याल भी रखना है हमको। तो प्रभु जी 2.4 इंटू 10⁻³ करेगा तो 2400 हो गया रे। 2400 तो बहुत ज्यादा है बेटा। कितना आ रहा है देख लो अच्छे से एक बार। अरे 2.8 है, 2.8। चलो ठीक है, उसको ठीक कर लो। अब एक और बताता हूँ सुनो। जैसे कभी कभी आएगा, ये एक स्फेयर है और इसका रेडियस सपोज करो अपने को दे दिया है 1.8 मीटर। बोला इसका वॉल्यूम निकालो। तो आप बोलोगे ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होगा 4/3 पाई r क्यूब, यानी एक टर्म हो गया 4/3, एक टर्म हो गया पाई, एक टर्म हो गया r। 4/3 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4/3 में इनफाइनाइट।
4/3 की जब वैल्यू लोगे तो 1 चलता चला जाएगा। बोलो। तो आपका 4/3 में इन्फानाइट, पाई में इन्फानाइट और आर में 1.8। आंसर मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो आंसर मस्ट बी इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर लाओ और बताओ। आंसर लाओ और बताओ क्या आएगा। 3.2 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से तो सही है। अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देख लो आप लोग। नहीं, आस पास नहीं भैया, नंबर चाहिए तो पूरा एग्जैक्ट करना होगा। एग्जाम में आस पास नहीं चलेगा, एग्जाम में एकदम एग्जैक्ट। रिधिमा फिर से 24। अरे प्रभु, तो 3.2 कहाँ से लाया रे? इतना बड़ा हेर फेर कहाँ से कर दिया तूने? ठीक से कर, गड़बड़ किया है। 'कितना आ रहा है बोल तो जल्दी जल्दी। 24 एक और एक, दो बच्चों का आया है बस। बाकी ऑक्सीजन ले रहे हैं, जल्दी बताओ तो आगे भी बढ़ेंगे। अरे पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो। संडे को किसी टाइम पे फ्री, हम संडे को थोड़ा क्लास लेना चाह रहे थे और एरर को निपटाना चाह रहे थे। संडे को क्लास पॉसिबल है, बताओ जरा। ओ सर, मेरी तो बायो की शायद। तो संडे क्लास होती है? ले, सबका कुछ ना कुछ है। मतलब, पर तुम लोगों ने रात का टाइम छोड़ दिया है। दिन में मतलब एक्स्ट्रा कभी बढ़ाने का मन किया, आदमी बढ़ा भी ना पाए।
चलो फिर अब क्या कर सकते हैं। तो आगे से 5-10 मिनट और बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, बिना बढ़ाए थोड़ा सा बात बनेगा नहीं। खैर चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी से मुझे। वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू बता दो जल्दी से। 24। अभी तो कुछ और बोल रही है। पर इतना 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 वेरिएशन तुम लोग का कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इधर 24, छवि का 92। अच्छे से कैलकुलेट कर। नहीं नहीं, कंफ्यूजन, नहीं कंफ्यूजन जो हो रहा है तुझे तेजस, इनके आंसर्स को देख के या क्या? थोड़ा ध्यान से कर ले। अरे जल्दी कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है बताओ। भाई इसमें हम क्या मल्टीप्लिकेशन करें? आओ, बोलते हो तो कर देते। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 तो आ गया 1.3333, चलता चला जाएगा। फिर आएगा 3.14। फिर आएगा 1.8। फिर आएगा 1.8। और फिर आएगा 1.8। आंसर आ रहा है 24.41। लेकिन आपने ये बोला है कि आंसर में 2 डिजिट तक ही होना है, तो आंसर अपना हो गया 24 मीटर क्यूब। खेल खत्म। मतलब मल्टीप्लिकेशन में नहीं हो रहा तुम लोगों से रे। तेजस कंफ्यूज मत हो, कैलकुलेशन कर। हाँ सुनो, अब एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आएगा। ये एक स्फेयर है जिसका रेडियस ये दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 10 सच स्फेयर्स। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है ये तो ऑलरेडी है, इसको और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 10 है, ये 10 प्योर नंबर है। और प्योर नंबर में हम लोग ये मानते हैं कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जब कभी भी ऐसा बोले, एक का वॉल्यूम इतना, 20 का कितना, तो वो जो 20 है वो नंबर नहीं है, वो प्योर नंबर है। और प्योर नंबर में हम ये मानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। बोलो ये बात क्लियर है? अरे हम ये कह रहे हैं कि अगर बोले कि ऐसे 10 स्फेयर्स का वॉल्यूम निकालो, तो आप एक का निकाल के उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस 10 में दो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लोगे, एक नहीं लोगे। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये प्योर नंबर है।
हाँ, तो आंसर अब कह रहा है कि क्या होगा। चलो भाई, सही बात है। तो आंसर आपका हो गया 244.16। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। लेकिन आपने तो वादा किया था कि सर आंसर मस्ट कंटेन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप लिखोगे इसको, देखो होना तो चाहिए ये, लेकिन ऐसे लिखोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। नहीं सॉरी, गड़बड़ कर दिया। हाँ, 244.16 आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको राउंड ऑफ करना है इसको, क्योंकि आपका आंसर में आंसर मस्ट कंटेन मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 2। तो जब आप 4 को राउंड ऑफ करोगे तो 4 के आगे वाला देख लो, कहानी समझ में आ रहा है। तो लिखा तो जाना चाहिए था इसको ऐसा, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। लिख देंगे 24 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। बोलो, बात समझ में आया क्या? कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा चालाक बनना है, चालाक। पहले जो आप जैसे मर्जी है लिख दिया करते थे, अब वो नहीं चलेगा, लिखने का एक प्रॉपर पैटर्न है। तो दो बात मुझे बताना था, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको। क्या क्या? पाई में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, और कभी भी ऐसा पूछता है कि 10 स्फेयर का वॉल्यूम बताओ, 10 सर्कल का एरिया बताओ, तो ऐसे में 10 20 या जो नंबर है दैट बेसिकली कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये बातें मुझे बतानी थी। तो सिग्निफिकेंट फिगर का कहानी तो यही हो जाता है खत्म। ठीक है, आ जाओ। थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एक छोटा सा पार्ट है, शुरुआत तो कम से कम कर ही देते हैं। तो चले को एरर्स। एरर्स, देखो, जब आप लैब में जाते हो ना, तो लैब में बेसिकली हम लोगों से दो तरह का एरर जनरली होता है हम लोगों से। एक तो इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, ठीक है ना, एक इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है। दूसरा, जैसे आप गए तो एक्सटर्नल कंडीशन में फ्लक्चुएशन की वजह से, ठीक है ना, जैसे मान लो अ, आप लैब में गए और बड़ा कैजुअल अप्रोच है आपका, आप आराम से हंसते खेलते बात कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो गलती होने के चांसेस तो पूरे हैं। इस तरह के एरर को हम लोग कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर वो एरर है जो ऑपरेटर की वजह से होता है, या फिर एक्सटर्नल कंडीशन के फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। जैसे मान लो आप लैब में गए हो और ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन जो करंट सप्लाई आ रही है या वोल्टेज का जो सप्लाई आ रहा है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो रैंडम एरर है। ठीक है। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज कर रहे हो उसी में ही एरर हो, तो ऐसे एरर को हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, सिस्टम का एरर। लैब में जब आप जाओगे तो मोस्टली दो तरह के एरर्स होते हैं। पहला रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये हो गया
जो ऑपरेटर, जैसे आप क्या है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो और रीडिंग ले रहे हो। जैसे आप रॉड का लेंथ मेजर करना चाहते हो, आपको मीटर स्केल दिया गया है, आपने ये इंश्योर नहीं किया कि रॉड का एक एंड मीटर स्केल के जीरो पे है या नहीं है। तो इस तरह का जो एरर होता है वो रैंडम एरर होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं लैब में कि एक बच्चा रीडिंग नहीं लेगा, एटलीस्ट 5 या 10 बच्चों का ग्रुप होगा वो रीडिंग लेंगे। इससे फायदा क्या होगा? हो सकता है कि एक बच्चे के एरर में बहुत बड़ा एरर आए और एक दूसरा बच्चा बड़ा ध्यान से करे तो उसमें एरर कम आएगा। और जब हम सबका एवरेज लेंगे तो जो एरर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर हम सिर्फ एक रीडिंग के बेसिस पे लैब में रीडिंग लिख दें, उसमें हो सकता है कि एरर बहुत बड़ा आ जाए। मैंने क्या किया, हम लैब में लेके गए, हम बोले रिधिमा इस रॉड का लेंथ कैलकुलेट कर दो। रिधिमा बोले सर मेरा ना 4.52 आ रहा है। चल ठीक है। सामू को बोले, ये बोली सर मेरा ना 4.57 आ रहा है। तेजस को ले गए, ये बोला सर मेरा 4.50 आ रहा है। सभी को ले गए, हम बोले तेरा भाई, ये कह रहे सर मेरा ना 4.47 आ रहा है। सबका रीडिंग अलग अलग है, किसी का बहुत ज़्यादा है, किसी का कम है। लेकिन लैब में जब लेंथ कैलकुलेट किया जाता है तो किसी एक रीडिंग के भरोसे नहीं, वहां पे हम क्या करते हैं, पांचों रीडिंग को ऐड कर देते हैं और फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। बोलो होगा या नहीं होगा? मतलब इस बार का जो नीट का पेपर हुआ है ना, एकदम लाइन बाय लाइन आया है। तो दिया है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सटर्नल कंडीशन में कोई फ्लक्चुएशन अगर हो गया तो वो कौन सा एरर होगा? वो रैंडम एरर होगा। इस बार के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन रहा होगा जो बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा। समझ रहे हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया होगा। तो बच्चों को थियोरेटिकली थोड़ा सा आइडिया कम रहता है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और लिखवा देते हैं थोड़ा सा फटाफट, नीचे लिखो। देखो ऐसा हम लोग मानते हैं कि अगर 5 बच्चों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया और उसमें एरर अगर एक्स आया, 5 बच्चों ने मिलके अगर एक्सपेरिमेंट किया उसमें अगर एरर एक्स आया, तो 50 बच्चे मिलके अगर रीडिंग लेंगे तो उसमें एरर x/10। और ये जो x/10 है ये कौन सा एरर है, रैंडम एरर है या सिस्टमेटिक एरर है? ये रैंडम एरर है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गया कि रैंडम एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय टेकिंग मोर रीडिंग्स। हम जितनी ज्यादा रीडिंग्स लेंगे रैंडम एरर की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? इसीलिए बेटा लैब में जब भी आप जाओगे ना तो आपको जो टीचर होंगे वो कहते हैं कि बेटा आप कम से कम 5 रीडिंग तो जरूर लो।
आप जितना ज़्यादा रीडिंग लोगे आपके एरर, रैंडम एरर के होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और जरा फटाफट लिखवा देते हैं। क्या लिखो? whenever an experiment is performed, whenever an whenever an experiment is performed, two kinds of error can appear in the measured value. ऐसे लिखो, two kinds of error two kinds of error can appear in the measured quantity. Two kinds of error can appear in the measured quantity. Number one, random, and number two, systematic errors. Random errors and systematic errors. ठीक है? अब रैंडम एरर क्या है आओ लिख लेते हैं। Random errors appears randomly random errors appear randomly because of operator जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, because of operator, comma, fluctuations in external conditions, fluctuations in external conditions, and variability of measuring instrument. The effect of random error can be minimized the effect of random error can be minimized by taking the average of large number of measured values random errors have no fixed sign or size. Random errors have no fixed sign or size. ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो। जितना ध्यान से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे जाहिर सी बात है एरर की वैल्यू उतनी कम आएगी। जितना कैजुअल अप्रोच होगा एरर की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लें तो जो एरर है वो एवरेज होके कम हो जाएगा। चाहो तो कहीं पे लिख भी लो एक बार कि 5 रीडिंग में एरर अगर एक्स है, 50 रीडिंग में जो एरर है वो x/10 होगा। ये लिख लो कहीं पे। नीचे लिखो सिस्टमैटिक एरर
मुझे लिखो सिस्टमैटिक एरर अकर्स ड्यू टू एरर इन द systematic errors occur due to error in the process or miscalibration of the instrument, etc. Such errors can be calculated कि ये सिस्टम का फॉल्ट है, तो सिस्टम का फॉल्ट है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात लिख लो, जरा लिखवा ही देते। ए मेजर्ड वैल्यू, या ऐसे लिखो, हाँ ठीक है लिख लो, ए मेजर्ड वैल्यू with relatively small random error with relatively small random error is said to be more precise is said to be more precise a measurement with small random error a measurement with small random error and small systematic error is said to have high accuracy is said to have high accuracy ठीक है ना। तो अगली क्लास में हम लोग एरर जो है ख़त्म करा देंगे, और एरर ख़त्म करा के फिर थोड़ा हम लोग एक बार वेक्टर पूरा हो जाएगा, थोड़ा हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए ये, लेकिन ये सब बेसिक बातें हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो एरर हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, वैसे ही एडिशन में देखेंगे एरर कैसे निकलेगा, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, वो सब देखना है आपको। चलो आज क्लास यहीं पे एंड कर देते हैं। बाकी बेटा मैंने बोला है कि अगर आपको कुछ भी छोटे मोटे डाउट्स हो, आप बेहिचक ग्रुप में भेज दिया करो। जब भी हमको टाइम लगेगा हम देखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे। ठीक है ना। और बाकी चैप्टर होने के बाद तो हम क्लास में डाउट्स लेंगे ही लेंगे। चलो तो मैं बारकोड जनरेट कर देता हूँ।